ऑलराइट, रेडियो सिटी पर मैं हूँ दिव्या। और जब भी मैं वीडियो पे आती हूँ तो यूजुअली 99.9% दिस इज अ स्पेशल इंटरव्यू, इट कि मेरे साथ एक खास मेहमान होंगे। और मुझे लगता है आज मुझे बोलने की जरूरत कुछ नहीं है, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी समथिंग सो एक्स्ट्रॉर्डिनरी। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे करियर में कुछ हाई इंटरव्यूज होते हैं ना, उनमें से एक ये है, क्योंकि मैंने सर का लिटरली वेट किया है फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। मेरे साथ जुड़ रहे हैं ग्रुप कैप्टन अनुपम बैनर्जी। वैसे तो इतना लंबा इंट्रोडक्शन दे सकती हूँ, बट स्ट्रेट बोलूँ, हमारी इंडियन हिस्ट्री में, इतिहास में दो ऐसे मोमेंट्स हैं जो एच्ड हैं हमारे दिलों में, फॉर ऑल द राइट रीजंस एंड फॉर ऑल द स्कैरी रीजंस। वो सर से पूछेंगे। बालाकोट रिसेंटली, जब सर पीआरओ थे आईएएफ के, और उससे पहले कारगिल, जब वो कहते हैं आई वाज अ सोल्जर इन कारगिल। ग्रुप कैप्टन अनुपम बैनर्जी, सर वेलकम टू रेडियो सिटी। Thank you, Divya. Like I said, this is so cool to have you in the studio. I'm so excited. I'm also very excited. सर, कारगिल दिवस आ रहा है, तो एक तो ये है कि इसलिए आपसे बात करना बहुत जरूरी था, क्योंकि आई हैव वेटेड फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। मुझे लगता है जब भी आपसे मिलते हैं ना, तो मेरे पास बहुत सारे सवाल मन में फूट रहे होते हैं। बट दूसरी चीज़ ये भी है कि हम लोग ऑपरेशन विजय के बारे में बहुत जानते हैं, बट देयर इज ऑल्सो एन ऑपरेशन सफेद सागर, जिसके बारे में बात सुनना, जानना बहुत जरूरी है। लेकिन इन सारी चीज़ों से पहले ना, एक सवाल है जो मैं हमेशा जानना चाहती हूँ। व्हाट ब्रॉट यू टू एयरफोर्स? Well, this is a very interesting story. मैं 10th का एग्जाम के बाद मेरे पिताजी उन दिनों में जम्मू में पोस्टेड थे जी। और मैं और मेरा मदर एग्जाम के बाद हम जम्मू गए और हम कुछ दिनों बाद श्रीनगर आए थे घूमने। तो श्रीनगर पहुंचने के बाद मेरा एक रूटीन होता था, मैं डल लेक के किनारे जाके थोड़ी देर के लिए बैठ जाता था। तो एक दिन जब मैं बैठा हुआ था तो मेरे सामने से 2 फाइटर जेट निकले। अभी तो मैं जानता हूँ MiG-21 थे, और वो जो सामने से गया, मतलब मैंने जिंदगी में ऐसे पहले कुछ नहीं देखा। इट वाज पहली बार। मैं कलकत्ता से था और मेरा कोई एक्सपोजर नहीं था आर्म फोर्सेस के ऊपर। और 2 दिन बाद मैं, अभी भी मुझे याद है, मैं सोनामार्ग जा रहा था। और वैली था साइड में, और हम बस में थे, जब मैंने फिर से देखा 2 फाइटर जेट्स उस वैली से जाते हुए। और मैंने उसी टाइम में डिसाइड कर लिया था, एटलीस्ट जाके ये तो किसी से पूछना है कि इस कॉकपिट में बैठा कैसे जा सकता है। कोई आइडिया नहीं था। और मैं जब वापस आया कलकत्ता में, मेरा एक दोस्त थे, उनके पिताजी नेवी से बहुत साल पहले रिटायर कर चुके थे। तो मैंने उनको जाके बोला कि मैंने ये देखा, और मुझे लगा उन दिनों में कलकत्ता में एक फैमिली में, आई थिंक द बिगेस्ट ड्रीम दैट यू कुड हैव इज टू बी अ डॉक्टर और एन इंजीनियर। राइट। फाइटर पायलट तो कभी, मतलब ड्रीम के बाहर था। उन्होंने बोला, तुम जो बोल रहे हो तो मेरे लिए म्यूजिक टू माय इयर्स। तुम व्हाई डोंट यू अपीयर फॉर एनडीए? तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई आस्क्ड हिम व्हाट इज एनडीए। ही सेड नेशनल डिफेंस एकेडमी, यू डोंट नो? तो मैंने बोला नो। एंड देन बोथ हिज सन एंड मी, वी started finding out what is National Defense Academy, how to appear, and I guess the journey started from there. Awesome. And 2 years later, I was sitting in a train to National Defense Academy. Awesome. वो कहते हैं ना, आप सपना देखो तो सपना पूरा होता है। वो सपना कहीं से शुरू होना चाहिए। Of course, the journey has been, I'm sure, बहुत सा highs and lows आए होंगे. But today when you look back, इतने साल, what is that emotion? मतलब आज जब आप पीछे मुड़ के देखते हो, this journey that you've had. जर्नी बहुत लंबा था। जैसे मैं बोला, मैं 18 जब थे तब नेशनल डिफेंस एकेडमी ज्वाइन किया, और पिछले साल मैंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लिया। 33 years in uniform. If I look back, I want to relive each one of them. Yeah. Only thing I like to fly a better fighter aircraft. maybe Rafale. बाकी कोई regret है। I think I like to relive this entire journey once again. I would want to start from Operation Safed Sagar. ये जो नाम होते हैं ऑपरेशंस के, I've always been very curious, like a lot of other people जो ये देखेंगे, हम कॉमन लोगों के लिए ये बातें समझना थोड़ा मुश्किल है। नाम के पीछे भी कुछ स्टोरी होती है when a mission is named.
इसका स्टोरी तो मुझे नहीं पता, बट सफेद सागर मैं समझ सकता हूँ कि ये किसी फाइटर पायलट का दिया हुआ है जो उस एरिया के ऊपर फ्लाई किया है, क्योंकि आप जब उस एरिया के ऊपर फ्लाई करते हो जहाँ पे ऑपरेशंस हो रहा है, वो जो पीक्स है ना, हिमालयन पीक्स, दे आर लाइक वेव्स इन अ सी, और वो देख के सागर ही लगता है। लगता है आप एक समुंदर के ऊपर उड़ रहे हो जिसमें सफेद वेव्स है। सफेद सागर इज अ वेरी एप्ट नेम जिन्होंने भी दिया है, और लेकिन इसके पीछे क्या कहानी था और क्या डिलीवरेशन था मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तब एक से फ्लाइट लेफ्टिनेंट था और श्रीनगर में कहीं से फ्लाइंग कर रहा था। तो ये बड़ी चीजों में तब मेरा कोई रोल नहीं था, लेकिन सफेद सागर वाज अ गुड नेम, मुझे बहुत पसंद है ये नाम। सर, बोलते हैं कि जब आप यूनिफॉर्म पहनते हो, हम लोग कुछ चीजें वेट करते हैं। ऑब्वियसली वॉर्स आर सर्टेनली नॉट समथिंग जिसका हम इंतजार करते हैं, बट देन दे हैपन। एंड कारगिल एक ऐसा है जो पता नहीं था कि आएगा, बट इट केम। हाउ वाज इट फॉर यू? मुझे अभी भी याद है, मेरा जो बेस था वो पंजाब में था, यहाँ पे हम पोस्टेड थे, आदमपुर। और एक दिन हम एक रूटीन मिशन के लिए जा रहे थे, और 2 एयरक्राफ्ट का मिशन था। हम दोनों लाइन अप करने के लिए तैयार थे, और जब मैं लाइन अप के परमिशन मांगा टेक ऑफ के लिए, तो मुझे ATC से मैसेज आया कि यू आर नॉट क्लियर टू टेक ऑफ, यू रिटर्न बैक, Right. and instruction from flight commander of the squadron. बहुत ज़्यादा यूजुअल नहीं है। सो टैक्सी करते करते मैं सोच रहा था क्या हो गया, शायद मेरे से कोई गलती हुआ, मैंने ऐसे कुछ किया होगा। जब हम वापस आए तो फ्लाइट कमांडर ने हमें बताया कि हमें श्रीनगर जाना है, और हम जितना जल्दी जाए तो वो अपना तैयारी शुरू करें, और एट द अर्लीस्ट हमें पहुंचना है। सरप्राइजिंग इसलिए था क्योंकि हम जस्ट कुछ दिन पहले ही श्रीनगर से वापस आए थे, और जनरली इतना जल्दी जल्दी डिटैचमेंट नहीं होता। डिटैचमेंट मतलब जब आप एक होम बेस में हो, दूसरे जगह पे जाते हो, तो उसको डिटैचमेंट कहते हैं। तो एक दिन ऐसा हुआ कि हमारा AOC-INC वेस्टर्न एयर कमांड, उस टाइम में एयर मार्शल पटनी थे, वो सुबह एक हमें एड्रेस करने आए थे एक विजिट के लिए श्रीनगर में। तो उनका एड्रेस हो गया। उस टाइम हम ज़्यादा फ्लाइंग नहीं कर रहे थे, क्योंकि वी आर बेसिकली कंजर्विंग आवर्स जहाज के। तो हम दोपहर को हम लंच के बाद वी आर जनरली सब दोस्तों मिलके वी आर हैविंग अ गुड टाइम। तो जब मेरा स्क्वाड्रन का 9th स्क्वाड्रन, द वुल्फ पैक्स स्क्वाड्रन कमांडर, कमांडिंग ऑफिसर ऑफ माय स्क्वाड्रन, उस टाइम में विंग कमांडर अवतार सिंह, वो आए ब्रीफिंग रूम के अंदर और बोले, बॉयज आई वांट समबडी टू कम फॉर अ ब्रीफिंग। अब उस टाइम हम वी आर हैविंग अ गुड टाइम, और ब्रीफिंग में कोई जाना नहीं चाहता, तो सभी हम लेकिन उन्होंने मुझे देख के बोला, बैंजो यू कम with me, Pom. I'm Anupam, so people call me Banjo because I'm Banerjee. Every fighter pilot has got a short name, so, or Pom. So I went with him and I asked him, sir, कहाँ पे जाना है? तो he said, नहीं चलो, मुझे बोला गया है तुम्हें वो हेलीकॉप्टर जो डिस्पर्सल है वहाँ पे ले जाने के लिए। तो वहाँ पे जनरली ब्रीफिंग्स नहीं होते, बट एनीवे आपका कमांडिंग ऑफिसर को ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछ सकते जब स्पेशली आप एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट हो। तो हम जिप्सी में जा रहे थे, और जब दूर से हमने देखा कि एक 1 स्टार जो बेस कमांडर, एयर ऑफिसर कमांडिंग, उस टाइम में थे कमोडोर MD खाना, उनका गाड़ी आ रहा है। तो उन्होंने बोला, एक फेंसिंग था बीच में, उसने बोला, यू जस्ट क्रॉस दिस फेंसिंग, मैं गाड़ी घुमा के पार्क करके आ रहा हूँ, बिकॉज AOC आ गए और उन्हीं ने कॉल किया था ब्रीफिंग के लिए। तो हम जब उधर उसका जीप आके उनका रोका, तो मैं उनके पास गया और मैंने पूछा, सर आप मुझे बताएगा आपके पास आने के लिए? उन्होंने बोला, ये जो हेलीकॉप्टर है इसमें आप चढ़ जाओ। तो अब मैं आया था कुछ ब्रीफिंग के लिए, हेलीकॉप्टर में चढ़ जाओ। वो जहाज में हम बैठे, आई सॉ समबडी एंटरिंग द कॉकपिट। मुझे ठीक तरह से दिखाई नहीं दिया कौन थे वो, कोई रैंक नहीं पहने हुए थे, और जो उनके साथ में और एक थे वो भी रैंक नहीं पहने हुए थे, लेकिन एक फ्लाइंग ओवरऑल पहना हुआ था, और ऐसा लग रहा था कि कोई सर्विस ऑफिसर है। तो हेलीकॉप्टर स्टार्ट हुआ, और जैसे ही वो हेलीकॉप्टर उड़ा
तो द जेंटलमैन वाज देयर, उन्होंने मुझे ऐसे हाथ के इशारे से बुलाया और मुझे पूछा तुम दोनों में से फाइटर्स में तो कौन हो? तो मैंने बोला मैं उनको जानता नहीं था, नाम भी नहीं था उनके। मैं बोला और आप? उन्होंने बोला आई एम ग्रुप कैप्टन बहादुर एंड प्लीज गो इनसाइड द कॉकपिट, द चीफ वांट्स टू स्पीक टू यू। आई सेड व्हिच चीफ सर? ही सेड यू हैवंट सीन द चीफ ऑफ एयर स्टाफ? आई सेड नो सर। एंड मैंने दरवाजा खोला तो मैंने देखा एयर चीफ मार्शल टिटनिस वाज फ्लाइंग द एयरक्राफ्ट along with then wing commander Sinha, वीर चक्रा, he got a वीर चक्रा in Kargil war। एंड मुझे बोला बीच में एक सीट था, जंप सीट टाइप, उन पे बैठो। तो मैं बैठा उधर और उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछा और बोला कि मुझे थोड़ा टारगेट एरियाज दिखाओ। एंड हम टाइगर हिल और द्रास उस एरिया की तरफ जाने लगे। थोड़ा क्लाउडिंग था और उन्होंने सब देखा, पूरा तो हम देख नहीं पाए बिकॉज क्लाउडिंग था। तो हम जब वापस आ रहे थे तो उन्होंने बोला कि मैं चाहता हूं कि आप लोग आपका हेलीकॉप्टर का यू डिस्पर्स इट वेल, ताकि बाई चांस अगर कोई रिटेलिएटरी स्ट्राइक हो। हमने बोला सर रिटेलिएटरी स्ट्राइक टू व्हाट? तो उन्होंने बोला नो, इफ वी गो फॉर द ऑपरेशन टुमारो, डोंट यू थिंक वी शुड गो फॉर इट? And that was the time we were told that we will be probably going for the operation. But ये तभी operations का शुरुआत होते हैं जब हमारा first order आता है, और अगला दिन वो order आया and वो था commencement of operation सफेद सागर। Wow. And मुझे जितना याद है हमारा first जो target था वो था टाइगर हिल। एंड MiG-27, MiG-21, MiG-23 ये सारे मिग्स जो श्रीनगर और अवंतीपुर बेस था से टेक ऑफ किया फॉर द फर्स्ट टाइम। सो दैट वाज द लॉन्चिंग ऑफ सफेद सागर, मई 1999, 26 मई। एंड उसके बाद ये ऑपरेशन ऑलमोस्ट 2 महीना प्लस चला। सर आर्मी ने पहले शुरू कर दिया था, आई थिंक 3 weeks लेटर इज व्हेन एयरफोर्स सीट में आया। आपको पता होगा, मतलब इसका बैकग्राउंड ये है कि सबको पता है, द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, कि एक अनरिटन एक एग्रीमेंट था पाकिस्तान और इंडियन आर्म फोर्सेस के बीच में, क्योंकि ये जो एरिया था एट अ वेरी हाई ऑल्टीट्यूड और वो स्नो बाउंड होते थे विंटर में। तो दोनों साइड जो अपने ऊपर वाले पोस्ट को छोड़ के नीचे आ जाते थे एंड जब स्नो मेल्ट होता था वो जाते थे। लेकिन विद द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट जो आई थिंक पाकिस्तान ने बहुत बार कर चुके हैं, वो उस बार वो वहां से गए ही नहीं थे। दे स्टार्टेड, दे वांटेड टू इंटरडिक्ट, मतलब कट ऑफ द सप्लाई लाइंस टू द सियाचिन एंड ले एरिया, क्योंकि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोड कनेक्टिविटी श्रीनगर से था उन दिनों में, वन ऑफ द मेन रोड। अभी तो दूसरा साइड से भी रोड है, उस टाइम में उतना अच्छा नहीं था वो रोड जो हिमाचल से जाता है। लेकिन उस टाइम में ये जो श्रीनगर से जो रोड जाता था थ्रू जोजिला पास और इसके आगे कारगिल बटालिक, उस रास्ते को आर्टिलरी फायर के अंदर आ गया था। क्योंकि जब कोई आर्टिलरी फायर होता है आपको एक ऑब्जर्वेशन पोस्ट चाहिए होता है जो आपको बोल सकते हैं कि ये गोला कहाँ पे गिर रहा है, जिससे करेक्शन होता है। और ये जो हाई पीक्स है ये उनको ये एडवांटेज दे रहे थे। जब इंडियन आर्म फोर्सेस ने इस इंट्रूशन को डिटेक्ट किया तब ऑपरेशन विजय का लॉन्च हुआ था। और कुछ दिनों बाद इंडियन एयरफोर्स जब शामिल हुए तो वो एयर ऑपरेशंस का नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। सर आई नो, मतलब ये ना एक आपको हर चीज ना, हम जैसे फिल्म में बोलते हैं सीन बाय सीन, आपको शॉट बाय शॉट एक एक चीज याद है। यू नो व्हेन यू विजुअली एक्सप्लेनिंग थिंग्स, वो साथ साथ ऐसे पता चल रहा है कि आपके ना जहन में वो हर चीज, मेरे दिमाग में वो चल रहा है, मतलब आई कैन सी दोस एवरीथिंग। यस कि फेंस यहाँ है। सर मैं ना जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, आप लोग जब फाइटर प्लेन्स में हैं, इट्स जस्ट यू इन दैट प्लेन एंड देन यू आर टॉकिंग टू ईच अदर, what were you talking at that point of time? Matlab, is it, I understand we're all serious and it's a war, but what was your, वो कहते हैं ना, एक इंटरनल एक वो भी चल रहा होता है। देखिए मूवी में जैसे दिखाते हैं एक्चुअल में ऐसे होते नहीं है। जनरली जब हमारा ऑपरेशनल मिशन होता है ना उसमें हम बात नहीं करते, जनरली कोशिश किया जाता है, क्योंकि आप जब भी बात करते हैं उसमें एक तो चांस रहता है कि आपका फ्रीक्वेंसी कोई इंटरसेप्ट कर रहा होगा या कोई जैम कर रहा होगा। तो सबसे जो
उस टाइम में एटलीस्ट जो मिशंस होते थे वो इतना वेल कोऑर्डिनेटेड होते थे, जब तक जरूरत ना पड़े आप बात नहीं करेंगे। इसको नो आरटी मिशंस कहते थे, और आरटी इज रेडियो टेलीफोनी, Right. नो रेडियो टेलीफोनी। बट उसमें यस, जब कोई ऐसा कोई जरूरत का टाइम आए और हवा में जो जब आप बात करते हैं ना, तो यू हैव टू बी वेरी इकोनॉमिकल विथ योर वर्ड्स। देयर इज वेरी स्टैंडर्ड फ्रेजेस, उसमें इमोशंस नहीं है, उसमें ऑपरेशंस है। Wow. तो आप दिल खोल के बात नहीं कर सकते, वो बात आप कर सकते जब आप लैंड कर गए। तो क्योंकि जब आप हवा में हैं तब इट इज ऑल अबाउट ऑपरेशंस, यू आर लाइक अ रोबोट। यस, कोई भी सोल्जर ये चाहता तो नहीं है कि जंग हो, क्योंकि जंग एक ऐसा चीज है जिसमें लोग मारे जाते हैं, आपके दोस्त मारे जाते हैं, आपके पीपल लूज देयर फादर, पीपल लूज देयर ब्रदर। सो कोई भी फौजी ये कभी नहीं चाहता कि जंग हो, लेकिन अगर जंग हो और आप फौज में हैं तो हर फौजी चाहता है उस जंग में आप शामिल हो। और हम बहुत लकी थे कि हम उसमें थे, और जब पहली बार जा रहे थे उस दिन का सीन अभी भी मैं आंख बंद करके देख सकता हूँ कि हम जिस दिन जा रहे थे, साइड में जितने एयरमैन थे, और रूटीन सॉर्टी में जो नहीं होता, सारे खड़े होकर सैल्यूट कर रहे थे। यू नो, इट्स नॉट स्टैंडर्ड। एयरफोर्स इज अ वेरी ऑपरेशनल सर्विस, जहाँ पे आप जब निकल रहे हैं जहाज से लेके एक सैल्यूट होता है, और वो बार बार सैल्यूटिंग वो सब हम नहीं करते। हमारा एक वी आर वेरी मतलब कभी कभी लगता है एक हमारा एक लूज डिसिप्लिन है, लेकिन बहुत स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन है, और उसके अंदर ये सैल्यूटिंग इमोशंस ये सब नहीं होता। लेकिन उस दिन शायद कोई भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, जब वो फाइटर्स निकल रहे थे बॉम्ब से लदे हुए, फुल आर्मामेंट लोड्स, इतने सारे बॉम्ब्स, रॉकेट्स, सबको पता था कि ये लाइव मिशंस जा रहा है, हो सकता है इसमें से कोई वापस ना आए। उसका इमोशन ही अलग था। लेकिन फिर से इसी टाइम में जो चीज काम आता है वो ट्रेनिंग, क्योंकि आपको इसी दिन के लिए ट्रेनिंग किया जाता है। Yes. और अगर आपका ट्रेनिंग अच्छा है, यू विल गो अबाउट इट अबाउट अ नॉर्मल वे। बट हैविंग सेड दैट, आप एक ह्यूमन बीइंग है, सो आपके अंदर इमोशंस है और वो तो फ्लो करता ही है। लेकिन जब आप मिशन के लिए जा रहे हैं, तब आपका पूरा फोकस मिशन में रहता है, तो शायद बाकी कोई बात करना, यस हम एक दूसरे को पेपअप किए जाने का पहले, हाँ. बोल सकते हैं हॉलीवुड या बॉलीवुड इन्फ्लुएंस, वो हाई फाइव देके चले, यस वी डिड दैट। बट उसके बाद इट्स ऑल अबाउट मिशन, देयर इज नो चांस ऑफ एनी अदर कन्वर्सेशन। आई थिंक कारगिल तो एक, मुझे लगता है कि फॉर ऑल दीज जनरेशंस, आप खुद अब ट्रेन करते हो लोगों को, स्टूडेंट्स मस्ट बी टेलिंग द सेम थिंग। आपने जो देखा है वो शायद हम चाहेंगे लाइक यू सेड कि वॉर कभी ना हो, ना देखने को मिले, बट देन बालाकोट आल्सो हैपेंड। मैं पैरेलल इसलिए जा रही हूँ बिकॉज एंड वील गो बैक टू कारगिल आफ्टर दिस। आपने कारगिल से बहुत कुछ सीख लिया, एंड देन बालाकोट हैपेंड। दिस टाइम यू वर फाइटिंग ऑन पेपर, इफ नॉट इन द फाइटर प्लेन। थोड़ा सा कैन वी टॉक अबाउट दैट टू? नहीं, देखिए बालाकोट एक मिशन जिसमें एयरफोर्स ने एक दूसरा पैराडाइम सेट किया, क्योंकि अगर आप इंडियन आर्म फोर्सेस का हिस्ट्री देखेंगे और वॉर देखेंगे, इंडिया कभी हमेशा रिएक्ट किया है। आपको किसी ने अटैक किया और आपने रिएक्ट किया। जितना भी जंग था, इंडिया ने कभी अपनी तरफ से कुछ नहीं किया। लेकिन बालाकोट में एक चेंज ऑफ वो था, क्योंकि जो टेररिस्ट अटैक होते रहे, और तो इस बार एक मैसेज था, और वो मैसेज ये था कि बॉम्ब आएगा और इट विल कम इन द मेनलैंड। सर मतलब वही है ना कि बिकॉज आई थिंक यू बिकम लाइक दैट फेस जो लोग जिनसे सीखेंगे। मतलब हम लोग ना आर्मी में है ना एयरफोर्स में है, बट आई नो दैट आफ्टर दिस कॉन्वर्सेशन मुझे लगेगा, वैसे तो मुझे लगता है कई बार कि आपकी एनर्जी आ जाती है दूसरी। मैं एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूँ, मैं आपके साथ बैठा हूँ क्योंकि आप जानते हो मुझे, और मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वो एंटायर फाइटर पायलट कम्युनिटी को, और एयरफोर्स पायलट्स कम्युनिटी, हेलीकॉप्टर ट्रांसपोर्ट एंड द आर्म फोर्सेस एज अ होल, जिन्होंने सबने पार्टिसिपेट किया था। मैं सिर्फ एक उसमें था और भी कहानी आपको सुना रहा हूँ, लेकिन इसमें कोई पर्सनल ग्लोरी कभी भी नहीं होता। इट इज ऑलवेज अ वेरी टीम एफर्ट। मेरे साथ जो बाकी लोग हैं उनका योगदान मेरे से शायद ज्यादा ही था। मैं लकी हूँ आपके साथ बैठ के बात करने के लिए, सो आई एम रिप्रेजेंटिंग ऑल ऑफ देम। सर ऑन अ लाइटर नोट, एंड ऑफ कोर्स एक चीज, एक एपिसोड जो बार बार जिक्र हुआ है, रवीना टंडन और माधुरी दीक्षित का अक्सर नाम आया है कारगिल वॉर के बाद, क्योंकि अपेरेंटली पड़ोसी नेशन में बहुत फैंस थे उनके। और आप बॉम्ब्स, आपका खुद का फोटो गूगल पे हर जगह है, द मोमेंट यू चेक इन देयर आर दीज मैसेजेस ऑन द बॉम्ब्स एंड द मिसाइल्स।
वो क्या स्टोरी है उनके पीछे? वो मैसेजेस कैसे लिखे जाते थे बॉम्ब्स के ऊपर? एक्चुअली उस टाइम में इमोशंस वर रनिंग वेरी हाई. Yeah. एक स्क्वाड्रन का क्या होता है, एक स्क्वाड्रन में एक स्ट्रेंथ होता है 180-190 लोगों का, लेकिन उसमें 15-20 फाइटर पायलट होते हैं और बाकी टेक्नीशियंस होते हैं. अब वो 20 आदमी बहुत लकी है क्योंकि वो जाके बॉम्ब गिरा सकता है. हाँ. गिराना हर कोई चाहता है. सही बात है. और जो लोग बॉम्ब लोड कर रहे हैं, जो लोग एयरक्राफ्ट को सर्विसिंग कर रहे हैं, वो ये समझना बहुत जरूरी है. आपका जहाज का अगर टेक ऑफ 6 बजे है ना, तो आपका जो टेक्नीशियन है वो सुबह 2:30 बजे आता है और वो जहाज को तैयार करता है, जहाज में बॉम्ब लगाता है. वो भी चाहते हैं कि पार्टिसिपेट करे. तो somebody came up with this idea, और ये हमारी स्क्वाड्रन में हुआ था, 9th स्क्वाड्रन में, कि लेट्स राइट ग्राफिटीज. बॉम्ब तो फटने वाला है, क्या फर्क पड़ता है, लेट अस मेक सम ग्राफिटी. मेरा जो फोटो है उसमें लिखा हुआ है, एक बॉम्ब पे कर जोर का झटका धीरे से लगे. वो एक टीवी इंटरव्यू था, वो फोटो बड़ा फेमस हो गया. ये एक शायद एक सॉफ्ट ड्रिंक का एक टैग लाइन. Yes. और एक दो और बड़ा इंटरेस्टिंग था. एक में था दिस इज टू नवाज शरीफ विद लव फ्रॉम रवीना टंडन. Yeah. और एक्चुअली रवीना जी केम ऑल्सो टू श्रीनगर एयरबेस. इनफैक्ट some of our film actors, they came for a visit. जब ऑपरेशन थोड़ा सा मतलब काफी दिन हो गया था, and it was edging towards the end. So उस टाइम में आए थे, बहुत सारे लोग आए थे. आई रिमेम्बर सलमान खान, रवीना टंडन, देन जावेद अख्तर जी आए थे. इनफैक्ट उन्होंने तो एक गाना भी प्रेजेंट किया था. एक कैसेट मुझे याद है उन्होंने मेरे हाथ में दिया था. वो जो गाना था वो भारत माता तुझे सलाम तेरा रक्षक बनेंगे हम. वो एक्चुअली अभी IMA सॉन्ग है, बट उन्होंने उस टाइम में शायद ही बनाए थे, मुझे Wow. इतना याद है. और वो कैसेट हमें दिए थे, तो हम सुबह वो कैसेट चलाते थे, क्योंकि हमारा एक प्लेयर था जिसमें वो अनाउंस सिस्टम होता था. सुबह वो गाना चला देते थे. और ये बॉम्ब्स जो था, इसमें बहुत तरह तरह के ग्राफिटी थे. ये तो 1-2 बॉम्ब है जिसमें ये था, विथ लव टू इमरान खान फ्रॉम ज़ीनत अमन, बिकॉज they were supposed to have, Yeah. people are very in our country are very influenced by Bollywood. Very creative also, yeah. Yes, so there are various various graffiti. सबका तो फोटोग्राफी नहीं हुए, कुछ मीडिया में आते थे, लेकिन that was a good way of keeping people motivated. Yes. उनको लगता था they are directly relating to a particular thing. लेकिन हमें उस टाइम में पता नहीं था कि ये फोटो 20-22 साल बाद भी उस टाइम में तो इंटरनेट का भी पता नहीं था, लेकिन ये घूमेंगे, मेरे बच्चों के जनरेशन ये देखेंगे, ये तो ये सोच ये नहीं किसी ने सोचा। बनाया नहीं. लेकिन ये this is there and probably it will be there for a long time. Today when you look back at Kargil, अब जब आप याद करते हो, एंड आपको तो फ्लैश बाय फ्लैश, मोमेंट बाय मोमेंट याद है, कुछ ऐसे जो आपको लगता है कि was like the most difficult part of it? Was very difficult, but now when you look back, what was that most difficult part of that entire journey? देखिए, डिफिकल्टी लेवल तो ऑपरेशन के लेवल से इट वाज डिफिकल्ट, लेकिन स्पेशली हम बहुत यंग तो नहीं बोलेंगे, यस, मतलब 27-28 साल का उम्र था जब आपका एक पायलट, आपके कोई सीनियर जिनको आप जानते हो, और या आपका भाई जैसा कोई प्रिजनर ऑफ वॉर के चले जाए, वो कब आ रहा है वापस, वो एक टेंशन तो रहता ही है, क्योंकि आप फॉर्मेशन लीडर थे. Yeah. तो वो एक डिफिकल्ट टाइम था, वेयर वी आर जस्ट प्रेइंग दैट दे ऑल कम बैक. और एक हेलीकॉप्टर का भी क्रैश हुआ था जिसमें इट वाज शॉट डाउन. वो जो हेलीकॉप्टर क्रू थे, उन्होंने उन दिनों में सारे हेलीकॉप्टर्स में जो आपके कोई मिसाइल फायर करे तो उसका एक काउंटर डिफेंस सिस्टम होता है, वो सिस्टम था नहीं. तो ये पायलट्स जानबूझ के खतरों के सामने गए थे और वो वापस नहीं आए. ये एक जब आपका कॉमरेड्स आर नॉट देयर. एक और बड़ा डिफिकल्ट मोमेंट मेरे पर्सनली था, वो शायद मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा एक दोस्त कलकत्ता में थे, तो एक बार मैं छुट्टी में गया था, तो उनका कजन ब्रदर वो चाहते थे कि आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करें, और OT के ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट हुए थे. तो वो चाहते थे मैं उनसे एक बार बात करूं. तो मैंने उनको ही आस्क्ड कि आर्म्ड फोर्सेस कैसा है, तो जनरली आप मोटिवेट करते हैं. आई टोल्ड हिम इट्स अ वेरी गुड प्रोफेशन, यू मस्ट ज्वाइन. उनका नाम था कनाद भट्टाचार्य.
यंग थे और वो ओटी के लिए जा रहे थे। जब कारगिल मैं फ्रैंकली फिर मुझे याद भी नहीं था, 1-2 साल की बात है। उसके बाद ये जो दोस्त है उनका एक दिन कॉल आया, उन्होंने शायद घर से नंबर लिया था, जो मैंने बोला था टेलीफोन लगा दिया था, उस फोन में कॉल आया और उन्होंने बोला कि मेरा जो भाई तेरे से मिला था तुझे याद है? तो मैंने बोला या आई रिमेम्बर व्हाट वाज हिज नेम, हिज नेम वाज कनान। तो उनका कुछ पता नहीं चल रहा है, तो कैन यू फाइंड आउट? तो मैं पता करने की कोशिश किया, लेकिन मतलब न्यूज़ वाज नॉट वेरी पॉजिटिव, बट क्योंकि जब तक कंफर्म नहीं हो हम ये न्यूज़ किसी को नहीं दे सकते। तो आई टोल्ड हिम जैसे ही कुछ पता चलेगा आपको आर्मी बता देंगे। तो कुछ दिनों बाद, 2 दिन बाद शायद, 1 या 2 दिन बाद तो मेरा एक ब्रीफिंग था, मतयान करके एक जगह था जो जोजिला के आगे था, जहाँ पे हम एक आर्मी के साथ एक ब्रीफिंग के लिए गए थे। तो मैं एक हेलीकॉप्टर में था और जब हेलीकॉप्टर उधर लैंड किया और मेरा ब्रीफिंग खत्म हुआ, जब वापस जा रहा था, एक आर्मी का सीनियर जेसीओ ही केम एंड आस्क्ड मी कि साहब हमें एक कॉफिन भेजना है, तो इसमें भेज सकते ही? शायद उन्होंने सोचे थे कि मैं हेलीकॉप्टर पायलट हूँ। तो मैंने उनको कैप्टन से बोला कि आई एम नॉट कैप्टन ऑफ दिस एयरक्राफ्ट, उनसे बात कीजिए। ऑफ कोर्स ही एग्रीड बिकॉज एंड जब वो कॉफिन चढ़ाया गया है और मैं उस जहाज में ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने देखा उस कॉफिन के ऊपर लिखा हुआ था लेफ्टिनेंट कनान भट्टाचार्य। इट वाज आई मीन फॉर मी इट वाज अ पर्सनली, एक लड़का जिसको मैंने, यंग लड़का 2.5-3 साल पहले, शायद मैंने 10-15 मिनट के लिए उसको मिला था, लेकिन उसको इस जगह पे देखना, मैंने, दैट वाज द लास्ट थिंग आई एक्सपेक्टेड। So that was a very, but I was very proud that he joined and he laid down. Yeah. Everybody doesn't get, and जब वो वापस कलकत्ता में लौटे, तब कलकत्ता gave him a hero's welcome. So everybody doesn't get it. So wherever he is, I hope he's fine, but I'm very proud of him. बहुत टाइम लिया मैंने आपका, बट सर ये जो स्टिंट था एज अ स्पोक्स पर्सन एंड पीआर फॉर इंडियन एयरफोर्स, जिसमें बालाकोट भी हुआ है, that was just one of these parts. वो 5 साल कैसे रहे? And you spoke to a lot of media. हाँ, ये तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग फेज था। आई वाज नेवर ट्रेन्ड टू बी अ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एंड स्पोक्स पर्सन, बट ये जब जॉब मिला, आई थिंक आई एंजॉयड द टेन्योर, बिकॉज एक तो जब आप मीडिया से बात करते हो उसमें बहुत सारे ऐसे लोग थे जो 20-20, 30-30 साल से आर्म फोर्सेस को कवर कर रहे हैं, और उनसे आपको इतना सीखने को मिला। तो आपको एक्चुअली व्हेन यू स्टार्ट स्पीकिंग टू सम ऑफ द सीनियर जर्नलिस्ट, तो आपको पता था आपको कितना कुछ पता नहीं है, और वो बताते हैं क्योंकि वो तो 30 साल से देख रहे हैं आर्म फोर्सेस को। सम ऑफ देम हैव सीन कारगिल वॉर। इनफैक्ट मेनी ऑफ दोस जर्नलिस्ट whom I met as very young people in Kargil war, I met all of them as one of them, to name a few, Vishnu Shom was there, Srinjoy Chaudhary, they were all very young people. They were covering Nitin Gokhale, ये सब उधर कवर कर रहे थे, और बाद में जब ये सब सीनियर जर्नलिस्ट थे तो इनके साथ, लेकिन वो एक कनेक्शन रहता है जिसमें आप उनसे जब मिलते हो तो मतलब you're not meeting them for the first time, but it was a very very demanding thing. You are like the face of the Indian Air Force, और words are very very important. आपको each word means something. But I enjoyed my tenure because that is something which जहाँ पे आपको actually एक bird's eye view मिलता है क्या हो रहा है। जब आप अगर मैं मेरा 2 एक्सपीरियंस काउंट करूँ, जब स्पोक्स पर्सन और जैसे कारगिल का ऑपरेशनल एक्सपीरियंस, उसमें आप वेरी फोकस्ड हो, आपका एक डिफाइंड रोल है जिसमें आपको पता है आपको क्या करना है, आपका ऑपरेशनल मिशन क्या है। जब आप ऐसे जगहों पे होते हो तो एवरीथिंग इज अ पॉसिबिलिटी। तो आपको कोई ब्रीफिंग से नहीं आता, आप मिशन का ब्रीफिंग कर सकते हो, इसका कोई ब्रीफिंग नहीं हो सकता। यू हैव टू थिंक ऑन द गो, ऑन द मूव, और I think it enriched me as an individual. Fantastic, and we were lucky because that is where we met, and वो बहुत जरूरी था। सर एक क्वेश्चन है टेक्निकल, क्योंकि हम आम लोगों को ये बात समझ नहीं आती। जब कारगिल पे वापस इसलिए जा रही हूँ बिकॉज दिमाग में सवाल आया कि मिग और मिराज की बहुत बात होती है। I've read a lot of articles about the Mirage 2000. मिराज 2000 का ये था कि जब ये लड़ाई शुरू हुआ था, जो नॉर्मल बॉम्ब्स है, जो वी कैन कॉल इट डट बॉम्ब्स, जिसमें कोई दिमाग नहीं होता, बॉम्ब एक
इसको हम फ्लाइट पाथ वेपन कहते हैं। मतलब आप बॉम्ब को उसके कोई पावर इंजन होता नहीं है, तो आप उसको जैसे ही छोड़ेंगे वो जहां पे गिरना है वहीं पे गिरेगा, उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। हिल्स में क्या होता है, ये बड़ा टेक्निकल सा चीज है, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। एक छोटा सा हिल टॉप है और उस हिल टॉप के ऊपर आपको बॉम्ब गिराना है। उतना ऑल्टीट्यूड में 10-20 किलोमीटर का स्पीड का फर्क में आपका बॉम्ब 10-15 मीटर की दूरी में जा सकते हैं, और आप फ्लाई कर रहे हो 1000 किलोमीटर के स्पीड से, तो आपको पता चल सकता है कितना एक्यूरेसी चाहिए होता है फ्लाइंग के लिए, और हमेशा एक्यूरेसी पॉसिबल नहीं होता। और अगर बॉम्ब आपके उस हिल टॉप पे नहीं गिरा तो बॉम्ब गिरेगा नीचे, जहाँ पे शायद आपका खुद का सोल्जर्स है। एक हिल टॉप का सोचिए ना, बॉम्ब अगर उसमें छोड़ के चला गया तो बॉम्ब नीचे गिरेगा। सो ये बहुत बहुत क्रिटिकल था। तो जरूरत था कि कोई प्रिसिशन वेपन यूज किया जाए, और इन दिनों में एयरफोर्स के पास प्रिसिशन वेपन जो था वो मिराज 2000 के पास था, लेकिन कम थे। और उस टाइम में इंडियन एयरफोर्स का टेक्निकल पीपल एंड जो टेस्ट पायलट्स एंड पायलट्स मिलके एक्चुअली दे पुल्ड आउट अ रैबिट ऑफ देयर हैट। उन्होंने एक डट बॉम्ब को एक स्मार्ट बॉम्ब में कन्वर्ट किया थ्रू अ किट व्हिच हैज कम फ्रॉम आउटसाइड। उनके डिटेल में जाने का जरूरत नहीं, इतना समझना जरूरी है कि एक बॉम्ब है बीच में और उसके आगे और पीछे दो चीज लगा दिया, और उस जहाज में ये सॉफ्टवेयर में उनको बिलीव कराया कि ये बॉम्ब उन्हीं का है, जबकि ये था नहीं। हाँ. तो मैं जितना आसानी से बोल रहा हूँ, बहुत ही डिफिकल्ट था। और सबसे बड़ा था टाइम लाइन, जितनी टाइम में ये किया गया था। आप किसी को 1 साल दे दो तो कर देंगे, लेकिन आप किसी को 7 दिन दे और ये करे, लेकिन एयरफोर्स टेक्नीशियंस ने करके दिखाया। और जब ये हुआ तो आपको अभी भी आप इंटरनेट में देखेंगे वो जो प्रिसिशन बॉम्बिंग्स है जो टाइगर हिल के ऊपर, जब प्रिसाइसली बॉम्ब उनके ऊपर आके गिरने लगा, और मुंतोदालो जहाँ पे हमने पहला अटैक किया था वहां पे भी जब बाद में गया और बहुत डिस्ट्रक्शन हुआ, तब शायद द वॉर स्टार्टेड बिकमिंग वेरी वेरी कॉस्टली। क्योंकि ऊपर से जब बॉम्ब आता है और कब आएगा उसका कोई गारंटी नहीं होता, तब वो डायमेंशन बदल जाता है। तो शुरू में जो इफेक्ट एयरफोर्स लाए थे, बाद में जब मिराजेस आए उसमें एक इफेक्ट जो है वो बहुत बढ़ गया। और मिराज 2000 का ये जो मिशन है, इट चेंज द वे दैट एंटायर एयर ऑपरेशन। बट इसमें शुरू में ये पॉसिबल नहीं था, क्योंकि मैंने आपको बोला एयरफोर्स ऑन द मूव वाज अडॉप्टिंग, एवरी डे थिंग्स वर चेंजिंग, इट वाज नॉट इजी। और आई एम वेरी प्राउड टू बी पार्ट ऑफ दैट एयरफोर्स जिन्होंने इतना क्विकली अडेप्ट किया, और सारे चीज लेड टू व्हाट इंडियन एयरफोर्स इज टुडे। और it's a very it's a force to reckon with, so it's a journey। और ये एयरफोर्स का जो जर्नी है ये आज का नहीं है, जब से शुरू हुआ है तब से ये जर्नी है। तो एवरी जनरेशन has passed on their lessons and learnings, और उसके बेस पे द फ्यूचर एयरफोर्स बनता है। So we are all very grateful to our predecessors who taught us, who trained us, and then we tried to give it to the next generation. I hope they have also learned the right lessons. So, sir, a message for the next generation then. My final thoughts is that Kargil war was imposed on us, or Indian Armed Forces rose up to the challenge, and Indian Armed Forces will always rise up to the challenge. So we are there, and we will do our duty always. Just be with us and have faith in the Indian Armed Forces. I am a veteran now, but I think once a soldier, always a soldier. Yes. I never feel that I'm out of the Air Force family. I'm very, very proud. The only bad thing is that now that I'm retired, I can't wear my uniform. Uniform gives you a sense of pride, a power. You feel the power once you wear the uniform. वो थोड़ा सा power कम हो गया. Now I have to go and work in civis, but good things cannot last forever. Yes. But I'm sure the future generation of armed forces is much more capable, and they will take the country to a greater height. And thank you for listening to our story, our generation's story. Hopefully, the future, there will be no future war. Indian Armed Forces will be so powerful that nobody will dare to even fight with you. Yes. But if it ever happens, Indian Armed Forces will always be there.
Fantastic. And so I would say not just the veteran, you're a legend. There is so much to learn from this interview. I'm so glad we spoke, sir. Thank you. Thank you, Divya. Thank you, sir. 91.1 FM.